नमस्कार, एलएमएस के अकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं एमडी मुन्ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक कोर्स के ऊपर है। तो ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल के इंट्रोडक्शन से कि एक्सेल क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे कि एक्सेल का जो वर्कबुक विंडो है उसमें किस तरह के अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा है एंटर डेटा एंड फिल सीरीज। डेटा हम एक्सेल में कैसे एंटर करते हैं, कैसे हम नंबर्स को एंटर करते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं, कैसे आप उसके अंदर जो शीट्स दिए हुए हैं उसमें एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, सीरीज हम कैसे फिल करेंगे। फिर हम जानेंगे कि शीट्स का नाम कैसे चेंज करते हैं, उसका क्या पर्पस है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेल में आप जो भी काम करेंगे उस डेटा को आप कैसे सेव करेंगे, और उसके बाद एक्सेल में कोई फाइल आपने बनाई है आप उस फाइल को कैसे ओपन करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि सेल्स जो हैं एक्सेल के अंदर उसको आप कैसे फॉर्मेट करेंगे, लाइक आप उसमें कैसे कलर अप्लाई करेंगे, कैसे उसका साइज इंक्रीज करेंगे, कैसे सेल का हाइट और विड्थ आप चेंज करेंगे, सेल का आप अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे, लाइक आपको टॉप पे कोई डेटा रखना है, सेंटर पे कोई डेटा रखना है। उसके बाद देखेंगे कि फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ है। नेक्स्ट इज डेट फॉर्मेट। अगर आप उसमें डेट एंटर कर रहे हैं तो डेट को आप कैसे प्रॉपरली फॉर्मेट करके रखें कि आपको इंडियन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको डेट यूज़ करना है या आपको यूएस के अकॉर्डिंग डेट फॉर्मेट यूज़ करना है। करेंसी देखेंगे कि हम अलग अलग देश की करेंसी हम कैसे उसमें शो कर सकते हैं। अब कोई भी अमाउंट अगर हमने लिखा है हमें उसको रुपीज़ में दिखाना है या रुपए के सिंबल में दिखाना है या फिर हम डॉलर के साइन में उसको दिखाना चाहते हैं तो वो हम काम कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज अप्लाई बॉर्डर लाइन। हमने जो भी सेल बनाया है उसके जो बॉर्डर्स के लाइन्स हैं वो हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आपको कोई रो और कॉलम ऐड करना है या आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट सेल्स को आपको मर्ज करना है, ज्वाइन करना है तो वो आप कैसे करेंगे। उसके बाद हम फार्मूलाज देखेंगे कि एक्सेल में जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं लाइक सम, एवरेज, काउंट के फंक्शंस, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि एक्सेल में आप कोई भी फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका यूज़ कैसे करेंगे। फिर है ऐड एंड फॉर्मेट पिक्चर कि अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है अपने शीट के अंदर तो आप वो पिक्चर को कैसे लाएंगे और उसकी फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स के बारे में हम जानेंगे कि शेप्स लाइक बॉक्स, रेक्टेंगल, सर्कल, इस तरह की चीज़ें जो हैं इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। इसमें हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में भी जानेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज़ है, आप उसको कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर हम चार्ट्स के बारे में देखेंगे कि चार्ट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे हम किसी भी टेबल का जो डेटा है उसको चार्ट के फॉर्म में शो करेंगे। फिर हम फ्रीज पेन्स के बारे में सीखेंगे कि अगर हमें कुछ रोज एंड कॉलम्स को फिक्स करना है, फ्रीज करना है ताकि हम बाकी जितना डेटा है उसको इजीली स्क्रॉल कर सके, इजीली देख सके, तो वो हम कैसे करेंगे। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत नया चीज़ होगा कि फ्रीज पेन है क्या चीज़। फिर हम पेज लेआउट पे आएंगे। पेज लेआउट में हम जानेंगे कि पेज की मार्जिन कैसे सेट करनी है, ओरिएंटेशन क्या होता है, पेपर का साइज अगर आप अलग अलग लगा रहे हैं, चाहे आप A4 साइज पेपर यूज़ कर रहे हैं या A5 पेपर में प्रिंट करने वाले हैं तो उसके लिए की सेटिंग कहाँ से करते हैं। प्रिंट एरिया के बारे में जानेंगे कि ये प्रिंट एरिया क्या चीज़ है। फिर हम देखेंगे कि प्रिंटिंग होती कहाँ से है। फिर एट द एंड हम जानेंगे कि एक्सेल की फाइल को जो आप अगर PDF में सेव करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये था एक ओवरव्यू कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सेल के इंट्रोडक्शन से। एक्सेल स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके हैं बट मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ एक्सेल स्टार्ट करने के लिए। आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट टाइप करना है एक्सेल और एक्सेल का ऑप्शन जो है आपके सामने आ जाएगा। आपको हो सकता है कि ये सर्च बॉक्स ना दिखे तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ये सर्च बॉक्स की ज़रूरत भी नहीं है। विंडोज़ 10 में ऑटोमेटिक जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही सर्च फंक्शन काम करता है। तो आप सिर्फ स्टार्ट बटन पे क्लिक करें एंड एक्सेल टाइप करें, एक्सेल आ जाएगा आपके सामने और उसके बाद जो है आपको इस पर क्लिक करना है। एक्सेल ओपन होने के बाद आपके सामने विंडो कुछ इस तरह से दिखेगी। हो सकता है कि आपको इस तरह से फाइल्स ना दिखें क्योंकि आप पहली बार एक्सेल पे काम करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक्सेल का यूज़ क्या होता है। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ मैक्सिमम तौर पे कैलकुलेशन और डेटा को एनालाइज करने के लिए होता है। आप इसमें रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हैं, उसमें फंक्शंस लगाते हैं और जो भी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना होता है आप वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं जो अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो तो उसके लिए अलग फार्मूलाज हैं, आप अगर इकोनॉमिक्स की फील्ड में काम कर रहे हो तो उसके लिए अलग फार्मूलाज हैं। आप जिस भी फील्ड में काम करें उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला सीखने पड़ेंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो एक्सेल की विंडो जब आपके सामने आ जाएगी
तो आपको एक ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिखेगा और हो सकता है कि आपको बहुत सारे इस तरह से कुछ टेम्पलेट भी दिखे। ये टेम्पलेट जो होते हैं वो रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं जो कंपनी द्वारा बना के आपको दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि मंथली बजट किस तरह से बनाना है, तो आप इसमें से मंथली बजट का जो टेम्पलेट है उसको क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि बिल कैसे बनाते हैं, तो आप बिल का जो फॉर्मेट है उसको क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रैच से सीखने वाले हैं कि हम स्टार्ट कैसे करने वाले हैं। तो आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने जो है एक्सेल का ये विंडो आ जाएगा। इस विंडो को हम कहते हैं वर्कबुक। अब इस विंडो के बारे में समझते हैं कि इस विंडो में क्या क्या सेक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे ऊपर आप देखें तो जो आपको बुक 1 और एक्सेल लिखा हुआ दिख रहा है, ये एरिया कहलाता है टाइटल बार। टाइटल बार में आपको मालूम पड़ता है कि आपका फाइल का नाम क्या है और आप किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। अभी हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्सेल दिख रहा है। अगर आप वर्ड पे काम करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्ड दिखेगा। अगर आप फोटोशॉप पे काम करेंगे तो आपको इस टाइटल बार में फोटोशॉप दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें तो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन्हें कहते हैं हम टैब्स। तो ये है फाइल टैब, फिर है होम टैब, देन इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब। इस तरह से ये टैब्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके बाद ये रिबन का एरिया है जहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप। तो होम से लेकर आप हेल्प तक में आप आएंगे तो हर टैब के अंदर आपको कुछ ना कुछ ग्रुप्स दिखेंगे। अभी हम जो सेक्शन देख रहे हैं वो है होम टैब के अंदर का सेक्शन। तो होम टैब के अंदर हमें ये ग्रुप्स दिख रहे हैं। अगर आप इंसर्ट टैब में क्लिक करें तो आपको उसके अंदर जो टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशंस ग्रुप है, एडिंस ग्रुप है, ये दिखेंगे। पेज लेआउट टैब में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, इस तरह के ग्रुप्स दिख रहे हैं। इस तरह से हर सेक्शन में अलग अलग जो है ग्रुप्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ये बार दिखेगा, ये है फॉर्मूला बार। आप जो भी फॉर्मूला टाइप करते हैं वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखता है। इवन आप कोई डेटा भी टाइप कर रहे हैं वो डेटा भी आपको यहाँ पे दिखेगा। फॉर्मूला बार के जो है लेफ्ट साइड में आप देखिए एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है। ये बॉक्स है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स जो है आपको बताता है कि आप इस टेबल में जो देख रहे हैं सामने, इसमें आप किस पोजीशन पर हैं, किस बॉक्स के अंदर हैं। नीचे यहाँ पे देखिए ABCDEFG इस तरह से लिखा हुआ है। ये आपको बता रहा है कि आप किस कॉलम पे अभी काम कर रहे हैं। फिर लेफ्ट साइड में आप देखें तो ये 1 2 3 में जो सीरीज लिखा हुआ है ये आपको नंबर ऑफ रोज बता रहा है कि आप किस रो पे हैं अभी। और यहाँ आप बीच में देखें तो ये पूरा एक तरह का टेबल है। आप एक तरह से यहाँ पे टेबल पे काम कर रहे हैं। तो ध्यान दें कि यहाँ पे टेबल में जितने भी ये अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल, CELL। और इस सेल को पहचानने का जो है एक तरीका है कि इस सेल का एक सेल नंबर होता है जिसे हम सेल एड्रेस भी कहते हैं। और इस सेल को हम कैसे पता करते हैं कि हम कौन से सेल पे हैं, उसके कॉलम और रो नंबर से। तो अभी हम इस सेल में हैं। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सेल कौन सा है? इसका कॉलम नंबर देखिए, कॉलम नंबर है F और इसका रो नंबर है 4। दैट मीन्स अभी हम F4 सेल में हैं। आप यहाँ देखिए अगर नेम बॉक्स में, तो आपको नेम बॉक्स में भी उसका सेल एड्रेस दिखा रहा है। तो ये नेम बॉक्स आपको बताता है कि आप किस सेल पे अभी काम कर रहे हैं। अभी हम इस बॉक्स पे क्लिक करें तो ये आपको नेम बॉक्स बता रहा है कि आप L7 बॉक्स में हैं। तो आप अगर नेम बॉक्स पे ध्यान ना भी दें तो आपको समझना है यहाँ से कि आप किस कॉलम में हैं और आप किस रो पे काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे देखिए शीट 1 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं। एक वर्कबुक जो होता है उसके अंदर आप मल्टीपल शीट्स यूज़ कर सकते हैं। तभी हम शीट 1 पे हैं। अगर आपको और भी शीट्स चाहिए तो शीट 1 के यहाँ बगल में देखिए एक प्लस का साइन दिया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो शीट 2 आ जाएगा। फिर से आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो शीट 3 आ जाएगा। अब इस शीट का क्या पर्पस है? अगर आपने मान लीजिए शीट 1 में कोई कुछ भी लिखा है तो आप शीट 2 पे जब क्लिक करेंगे तो आपको वो शीट 1 की डेटा नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आप अलग अलग शीट्स पे जब काम करेंगे तो एक शीट का डेटा आपको दूसरे शीट में नहीं दिखेगा और आप हर शीट को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जितने भी बच्चे होंगे उन बच्चों का एडमिशन का डिटेल जो है आप यहाँ शीट 1 में एंटर कर सकते हैं। शीट 2 में जो है आप उनके फीस से रिलेटेड जो भी कलेक्शन रिपोर्ट होगी आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। शीट 3 में जो है आप उन बच्चों की जो जॉब प्लेसमेंट हो गई है उनके डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरफ से आप हर शीट का अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। शीट 1 में अब आपने कुछ डेटा लिख दिया, फिर शीट 2 में आपने कुछ डेटा लिखा।
आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि किस शीट में कौन सा डेटा है? तो आप जो है उसके लिए शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो आप शीट का नाम कैसे चेंज करेंगे? शीट का नाम चेंज करने के लिए आपको इस शीट के नाम पे राइट क्लिक करना है एंड देन रीनेम पे क्लिक करना है, और उसके बाद अब आपको जो नाम इस शीट का देना है वो नाम आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर फीस कलेक्शन टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो अब ये शीट जो है फीस कलेक्शन का नाम से सेट हो गया। तो अगर आप कभी भी इस फाइल को ओपन करें और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि फीस से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो आपने इस शीट के अंदर रखी है, राइट। आप इस शीट को डिलीट अगर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इस शीट पर राइट क्लिक कीजिए एंड डिलीट पे आप क्लिक कर दीजिए, वो शीट जो है वहाँ से हट जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम डेटा को कैसे एंटर करते हैं। तो डेटा एंटर करने का तरीका इसमें बहुत ही इजी है। डेटा एंटर करने के लिए आपको उस सेल पे क्लिक करना है जिस सेल के अंदर आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं। तो आप उस सेल पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए हमने अभी B3 पे क्लिक किया है। इसके अंदर हम एक नंबर भरना चाहते हैं। हम यहाँ पे मान लीजिए भरना चाहते हैं 1500। तो हमने 1500 टाइप किया और उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। वो वैल्यू जो है वहाँ पे सेट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं सीरियल नंबर, तो हमने इस तरह से सीरियल नंबर टाइप किया और एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से जो है वैल्यू यहाँ पे आ गई। अगर हम सिर्फ ए टाइप करना चाहें, सिर्फ हमने ए टाइप कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ध्यान दें आप कि जो भी आपने नंबर टाइप किया है, नंबर टाइप जो हम करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है राइट साइड में सेट हो गया और जो अल्फ़ाबेट्स है वो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ कि आपको कोई सीरीज़ अगर प्रिंट करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर चाहिए, तो वो तो आप इजली 1 2 3 इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 से लेकर 1000 तक के नंबर एंटर करने हैं तो उसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप इसे मैनुअली करेंगे। तो इसके लिए एक्सेल के अंदर एक फीचर है जिसका यूज़ करके आप ऑटोमेटिक जो है सीरीज जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको जो है शुरू के जो 2 वैल्यूज़ हैं वो खुद से बताने पड़ते हैं। तो ये नंबर के केस में आपको हमेशा शुरू के जो 2 वैल्यूज़ हैं वो बताने पड़ेंगे और बाकी की सीरीज़ जो है एक्सेल ऑटोमेटिक जो है प्रिंट कर देगा। तो अगर हमें 1 से लेकर 50 तक का वैल्यू यहाँ पे एंटर करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 1 टाइप कर दीजिए, उसके बाद आप 2 टाइप कर दीजिए और अब जो है आप 1 और 2 दोनों को ही सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट आप कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। आपको जो है 1 पे क्लिक करना है और ये जो वाइट प्लस का आपको साइन दिख रहा है इसको रखना है। आप अभी कॉर्नर पे नहीं आएंगे, यहाँ पर कॉर्नर पर आप आएंगे तो इसी वैल्यू को जो है नीचे भी वो एंटर कर देगा। तो आपको जो है ये वाइट का प्लस साइन दिख रहा है। अब लेफ्ट क्लिक होल्ड करके जो है आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे जो है अब देखिए 1 और 2 दोनों ही वैल्यू सिलेक्ट हो गई हैं। अब आप यहाँ कॉर्नर पे आ जाइए और आपको ये ब्लैक प्लस का साइन दिखेगा। जब आपको ये ब्लैक प्लस का साइन दिखे, लेफ्ट क्लिक कीजिए और माउस को नीचे ड्रैग करते जाइए और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो है नंबर भी आपको दिखेंगे कि कौन से नंबर जो हैं उस सेल में प्रिंट होने वाले हैं। तो इस तरह से करते आप जो है नीचे आ जाइए जहाँ तक भी आपको वैल्यूज़ चाहिए। तो हमें जो है 50 तक वैल्यूज़ चाहिए, तो हम 50 तक जो है हमें आना है और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए 1 से लेके 50 तक पूरी वैल्यूज़ जो है खुद ही एंटर हो गई। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। इसी तरह से हम मंथ की भी सीरीज जनरेट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे टाइप किया जनवरी, अब मंथ के केस में क्या होता है, जनवरी के बाद में हम यूजली फरवरी की ही बात करते हैं, तो इसलिए इसको ऐसे ही डिज़ाइन भी किया गया है। तो जनवरी हमने टाइप किया, उसके बाद जब हम यहाँ कॉर्नर पे माउस रखेंगे तो इसको क्लिक करके हम नीचे जब आएंगे तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिक जो है जनवरी फरवरी मार्च से लेकर नवंबर तक जो है इसने सीरीज जनरेट कर दी। हमने नवंबर तक जो है अभी सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ दी है। इस तरह से आप संडे मंडे भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो है मंथ और वीक डेज के केस में जो है बता सकते हैं कि आप स्टार्ट किस मंथ या किस वीक से करना चाहते हैं। जैसे मंथ के केस में हमने जनवरी से स्टार्ट किया तो इसने उसके अकॉर्डिंग जो है सीरीज जनरेट किया है। अगर हम वीक यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो हम यहाँ अगर चाहें तो मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं अपना वीक, या हम संडे से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम संडे यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा। अगर हम ट्यूसडे से वीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें ट्यूसडे जो है एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट जो वैल्यू है वो बतानी पड़ती है मंथ और वीकडेज के केस में, और उसके बाद जो है हम इसको जब ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आगे का वैल्यू जो है ये
जनरेट कर देगा। तो इस तरह से आप देखिए ये बहुत ही टाइम सेविंग चीज़ है सीरीज़ को जनरेट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमने जो डाटा यहाँ पे अभी एंटर किया है हम इस फाइल को सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने की जो है आपको फाइल टैब में आना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे सेव करने के लिए, एक है सेव और दूसरा है सेव एज। अगर आप पहली बार जो है इस डेटा को सेव कर रहे हैं तो आप सेव एज पे क्लिक करें और इसके बाद यहाँ ब्राउज का ऑप्शन देगा। ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। तो अपने कंप्यूटर में आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है इस फाइल का नाम दीजिए। फाइल का नाम मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं बेसिक एक्सेल। इस तरह से हमने जो है फाइल का नाम दे दिया। सेव एज टाइप में आप ध्यान रखिए कि एक्सेल वर्कबुक और ब्रैकेट में ये .xls जो है सेट हो और उसके बाद जो है आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ऊपर आप टाइटल बार में कि हमारा जो हमने फाइल का नाम दिया है अभी बेसिक एक्सेल, वो नाम हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारी फाइल जो है सेव हो चुकी है। अब हम इस फाइल को जो है बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए जो है आप कॉर्नर पे आप आइए और क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए। एक चीज़ और कि क्लोज बटन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल का जो पूरा विंडो है यही बंद हो जाएगा, एक्सेल का जो एप्लीकेशन है ये बंद हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये फाइल बंद करना चाहते हैं, मतलब आप फिर से एक्सेल पे काम करना चाहते हैं, तो आप फाइल पे जाइए और यहाँ से क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आपका सिर्फ फाइल क्लोज होगा, एक्सेल का एप्लीकेशन जो है क्लोज नहीं होगा। और एक्सेल का एप्लीकेशन अब आपको क्लोज करना है अगर, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए। एक्सेल जो है बंद हो गई। मान लीजिए कुछ टाइम बाद आप वापस से एक्सेल पे आते हैं, आपने यहाँ पे एक्सेल को दोबारा से ओपन कर लिया और अब आप उस फाइल पे काम करना चाहते हैं जो फाइल आपने सेव की है। तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ जब एक्सेल ओपन होगा तो उसके बाद आपको एक ओपन का बटन दिखेगा, आप ओपन पे क्लिक कीजिए। यहाँ भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछेगा कि आपने जो फाइल सेव की है या जिस फाइल पे आप काम करने जा रहे हैं वो फाइल कहाँ पर है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव किया था, तो हम डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे और वहाँ पे जो हमने फाइल का नाम दिया था उस फाइल पे हमें क्लिक करना है एंड देन ओपन बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से हमारी फाइल जो है हमारे सामने आ जाएगी। तो अभी तक हमने जो है ये डेटा यहाँ पे अपने फाइल में एंटर किया है। अब हम देखते हैं कि इस डेटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमारे पास ये मंथ की सीरीज है, हम इसका फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे। इसका अगर हमें कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखिए ये ए का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो ये कलर का पैलेट दिखेगा। तो यहाँ से जो भी हम कलर अप्लाई करना चाहें हम उस कलर पे क्लिक करके वो कलर जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा मोटा दिखाना चाहते हैं तो हम बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा इस तरह से। अगर आप आई पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से तिरछा हो जाएगा, मतलब ये इटैलिक हो जाएगा। यू पे अगर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा। अगर हमें ये वापस हटाना है, अंडरलाइन हटाना है, तो हम यू पे वापस क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगा। तो जो भी ऑप्शंस हमने लगाए हैं यहाँ पे भी बोल्ड और इटैलिक का, इनको भी हम इस तरह से हटा सकते हैं। आई पे क्लिक करेंगे वापस तो ये इटैलिक से हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बी पे वापस क्लिक करेंगे तो ये फिर से ये रेगुलर फॉन्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी जितने भी डेटा हैं उसको भी हम सिलेक्ट करके वहाँ पे भी हम कलर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें साइज इंक्रीज करना है तो ऊपर यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो ये नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करें और जो भी हमें साइज चाहिए हम उस साइज नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो साइज हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ए लिखा हुआ है ये है साइज को इंक्रीज करने का, दूसरा जो ए लिखा है वो है साइज को डिक्रीज करने का। तो इस तरह से जो है हम किसी भी सेल के अंदर जो भी हमने वैल्यूज दी है उसका टेक्स्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल का हाइट और विड्थ हम कैसे चेंज करते हैं। अब ये सेल का हाइट और विड्थ हमें ज़रूरत क्या है। यहाँ पर आप देखिए ये हमने जो वेंसडे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेंसडे जो है हमें इस बॉक्स में लिखा है H6 में, लेकिन ये हमें आई कॉलम के अंदर भी दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, जितना भी इसका स्पेस था, जो भी सेल का विड्थ था, उससे ज़्यादा हमारा जो हमने वैल्यू लिखी है वो हमारा सेल विड्थ से ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो इसलिए दूसरे सेल में हमको ये दिख रहा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ जो है इंक्रीज कर देंगे। विड्थ इंक्रीज हम कैसे करेंगे, एक तरीका है कि यहाँ सेल ग्रुप के अंदर आप फॉर्मेट पे आएँ और यहाँ पे आप कॉलम विड्थ देखेंगे और यहाँ से हम जो है कॉलम विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं।
यहाँ पे जो है हम कॉलम विड्थ की वैल्यू जो है बढ़ा के दे सकते हैं। हम अगर यहाँ पे 10 टाइप कर दें और ओके करें तो आप देखिए सेल का जो विड्थ है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इन दो कॉलम के बीच में हम माउस को इसे रखेंगे तो इस तरह से ये प्लस का साइन दिखेगा। आपको अब इस पर लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो है हल्का सा जो है माउस को आगे की तरफ बढ़ाना है। जितना भी आप इंक्रीज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस पूरे सेल का जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब सेल विड्थ जब इंक्रीज होगा तो आप देखिए नीचे के भी जो सेल्स है उन पे भी यह फर्क पड़ेगा। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि सिर्फ इस बॉक्स का ही सेल इंक्रीज हो, ऑटोमेटिक जो इसके साथ साथ हैं ऊपर नीचे उन सभी पे भी साइज का फर्क पड़ने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है काम करते वक्त। ऐसे ही जैसे हमने विड्थ अभी इंक्रीज किया, हम हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो रो है इसकी हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, या तो हम यहाँ दो रो के बीच जो है माउस ऐसे रखें, ये प्लस का साइन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और इसको जो है नीचे की तरफ अगर इंक्रीज करेंगे तो आप देखिए इस तरह से रो की हाइट जो है इंक्रीज हो गई। हम अगर सेल्स के अंदर जो फॉर्मेट का ऑप्शन हमें अभी देखा था वहां पे भी जाके हम रो की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अभी जैसे हमारा यहाँ पे रो हाइट इंक्रीज हो गया तो आप देखिए कि जो आपका वैल्यू है वो उस सेल के अंदर बॉटम में दिख रहा है, ना कि टॉप पे दिख रहा है, ना ही मिडल में दिख रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए आपको अलाइनमेंट की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो वो अलाइनमेंट कैसे आएगा, अलाइनमेंट के लिए आप देखिए अलाइनमेंट का एक ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पर आप ये 6 अलाइनमेंट्स देखें तो अभी बॉटम अलाइन पे सेट है। तो आपको इसको जो है चेंज करना है। अगर हम टॉप वाले पे क्लिक करें तो हमारा जो वैल्यू है वो उस सेल में सबसे टॉप पे दिखेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है मिडल का, मिडल पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपरली वो मिडल पे दिखेगा। अगर हम अभी यहाँ पे सेल की हाइट को जो है इंक्रीज कर दें तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू हमने लिखा है ये वैल्यू जो है इस सेल में लेफ्ट की साइड दिख रहा है और लेफ्ट मिडल पर है। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपरली ये सेंटर पे हो तो मिडल तो एक ऑप्शन आपको सेट करना पड़ेगा और नीचे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर का, आप इस पे क्लिक करें तो ये प्रॉपरली जो है सेंटर पे अलाइन हो जाएगा। अगर आप राइट साइड में मिडल में दिखाना चाहते हैं उस वैल्यू को तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट इसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं रोटेट करूं उसके लिए भी एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखिए ये AB जो लिखा हुआ है ओरिएंटेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे ये जो आपको क्लॉक टाइप दिख रहा है आप इसको क्लिक करें, इस एरो पे क्लिक करेंगे और इसको जैसे ही आप ऊपर नीचे डिग्री में रोटेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपने जो कुछ भी लिखा है वो भी रोटेट होगा। इसको रोटेट करने के बाद आप ओके कर दीजिए तो आप देखिए उसके अकॉर्डिंग जो है सेल के अंदर वैल्यू भी रोटेट हो गई। फिर एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। अब ये रैप टेक्स्ट क्या चीज है, आपने किसी सेल में कोई वैल्यू लिखा 2 वर्ड्स में, मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे बेसिक सैलरी और एंटर प्रेस कर दिया। तो अभी हमने जो बेसिक सैलरी लिखी है इसमें भी आप देखें तो ये जो कॉलम विड्थ था उससे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम रैप टेक्स्ट से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, नीचे नेक्स्ट जो वर्ड है उसको जो है नीचे वाली लाइन में एडजस्ट कर दिया। अगर आप कॉलम विड्थ को इंक्रीज कर देंगे तो वो जो है एक लाइन में हो जाएगी, लेकिन आप नहीं चाहते कि कॉलम विड्थ इंक्रीज हो, वो उसी विड्थ में जो है एडजस्ट हो जाए, तो आप रैप टेक्स्ट की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है। अभी हमने यहाँ मंथ में जो है कलर अप्लाई किया था ये रेड कलर का, इसे अभी हम साइज इसकी चेंज कर देते हैं और इसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं। अब मान लीजिए इस पे हमने जो सेटिंग्स अभी अप्लाई की हैं ये सेटिंग हमें वीकडेज में भी सेम चाहिए। तो हम फिर से कलर चेंज करेंगे, बोल्ड करेंगे या अंडरलाइन करेंगे, हमारा जो है एक ही काम के लिए दोबारा से टाइम लगने वाला है। तो ये टाइम हम सेव करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का हेल्प ले सकते हैं। जिस सेल का सेटिंग आपको दूसरे सेल में चाहिए आप उस सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो हमने यहाँ इस मंथ में जो है इन सारे सेल्स पे जो है एक ही सेटिंग अप्लाई की है, हम किसी भी सेल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक करेंगे क्योंकि हमें जो है अभी ये वीकडेज पे सिर्फ अप्लाई करना है। और आप देखिए ये माउस का जो कर्सर है उसके साथ एक ब्रश दिख रहा है और अब जो है आपको ये जहाँ पे अप्लाई करना है आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके साथ जो है जहाँ तक आपको अप्लाई करना है आप वहाँ तक जो है माउस को लेते जाइए, सेल जो है ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगा। तो जो भी आपने मंथ में स्टाइल अप्लाई किया था वो सारा कुछ जो है कॉपी होके वीकडेज के अंदर आ जाएगा। अब हमने जो है यहाँ पे अभी सिर्फ 1 टाइम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ किया।
अब मान लीजिए अगर हमें चाहिए कि जितने भी यहाँ पे सेल्स हैं हर सेल में जो है सेम स्टाइल अप्लाई हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए जो है यहाँ पे एक तरीका दिया हुआ है कि आपको जो है सेल जिसका कॉपी करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद 2 बार जो है आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। 2 बार करने से क्या होता है कि आप जितने बार भी आप कितने भी सेल्स में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हमें जिस जिस सेल में ये स्टाइल कॉपी करना है हम उस पर सिर्फ क्लिक कर देंगे और वो जो है अप्लाई होता जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये ऑटोमेटिक अप्लाई होता जा रहा है और ये ब्रश का साइन आपको दिख रहा है। ब्रश का साइन जो है अभी ऑटोमेटिक हटा नहीं। तो आप चाहते हैं कि फॉर्मेट पेंटर जो है अब यूज़ ना करें, तो आपको फॉर्मेट पेंटर पर दोबारा जो है क्लिक करना पड़ेगा। अब जो है आपका माउस का कर्सर नॉर्मल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और डेट का फॉर्मेट देखते हैं कि डेट इसमें कैसे एंटर करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे डेट एंटर करना हो 15 नवंबर 2020, तो आप देखिए हमने फुल वर्ड्स में टाइप किया था, नवंबर को हमने फुल वर्ड्स में लिखा था, बट इसने जो है इस तरह से शॉर्ट पे कर दिया। तो ऐसी दिक्कतें आएंगी आपके साथ भी, आप भी कभी डेट टाइप करेंगे तो समटाइम्स ऐसा दिक्कत आती है। तो उस केस में क्या करना है, हमें डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, हमें फॉर्मेट को जो है सेट करना पड़ेगा। वो कैसे सेट होगा, आप यहाँ पे नंबर ग्रुप में आइए और यहाँ पे ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स पे आप क्लिक कीजिए। इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक डेट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाना है और नीचे आप यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं लोकेशन के लिए और कैलेंडर टाइप के लिए। तो कैलेंडर टाइप को आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लोकेशन को सेट कर सकते हैं कि आप किस कंट्री के अकॉर्डिंग जो है डेट का फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी हम इंग्लिश इंडिया के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हमें इस तरह से डेट के अलग अलग फॉर्मेट दिख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है डेट का फॉर्मेट मंथ जो है पूरा आए, तो हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे सैंपल के अंदर दिखा रहा है कि जो रिजल्ट होगा वो किस तरह से दिखेगा, यानी सेल में जो वैल्यू है वो किस तरह से दिखेगी। तो हमें ऐसा ही चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके पे क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। अब हम करेंसी के बारे में देखते हैं, करेंसी को कैसे यूज़ करना है। तो अगर हमें शो करना है कि ये 15,000 रुपीज़ है या डॉलर है, हम वो कैसे शो करेंगे। तो हमें इस सेल को क्लिक करना है और उसके बाद अगेन हम उस नंबर के छोटे से बॉक्स पे जाएंगे, इसको नंबर फॉर्मेट कहते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप देखिए करेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है और राइट साइड में एक सिंबल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंबल का जो एरो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सिम्बल्स दिखेंगे। आप अगर इंडिया का जो सिंबल है रुपए का वो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे ही स्लोली ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते टाइप करके। तो आप यहाँ पे देखिए रुपए के अलग अलग सिंबल आ गए हैं, जो रुपए का आइकन है, जो रुपए का हमारा ऑफिशियल आइकन है। अब यहाँ पे हम हिंदी वाले को यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश इंडिया भी ऑप्शन दिया हुआ है, किसी को भी आप यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हम मान लीजिए इंग्लिश इंडिया यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ सैंपल पे देखिए तो 15,000 हमें इस तरह से दिखने वाला है, 15,000 डॉट और 00। तो 00 क्यों आ रहा है, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस में यहाँ पे 2 सेट है और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा डेसिमल प्लेसेस यूज़ करें जब भी आप अमाउंट पे काम कर रहे हो, ताकि पैसे जो है क्लियर हों कि कितने रुपए और कितने पैसे हो रहे हैं। और यहाँ पे आप ओके कर दें, तो इस तरह से हमारा जो अमाउंट है वो आपको रुपए के सिंबल में दिखेगा। अगर आप नंबर फॉर्मेट में जाके डॉलर करेंसी यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर रुपए की जगह डॉलर भी दिखेगा। मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जहाँ पे आप डेसिमल वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, उस केस में आप क्या करेंगे, आपको इस सेल पे ही क्लिक करना है और उसके बाद ये नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ देखिए ये डेसिमल्स के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है और ये इंक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है। तो हमें डेसिमल वैल्यू घटाना है तो हम डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे एक एक करके और ये जो है डेसिमल्स को जो है हटा देगा। अब हम देखते हैं कि बॉर्डर लाइन कैसे अप्लाई करना है। तो ये सेल है हमारे पास जो है B4 का। अभी इसके चारों साइड आप देखिए कोई भी लाइंस नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ये जो भी लाइंस देख रहे हैं टेबल वाला, ये आपके सिर्फ काम करने के लिए, ये प्रिंट आउट में नहीं दिखता जब तक आप खुद से बॉर्डर लाइंस ना लगाएं। अगर आप फाइल में जाके प्रिंट पे चेक करें तो आपको यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा कि कोई भी लाइन आपको नहीं दिख रही, आपको सिर्फ वो वैल्यूज़ ही दिख रही हैं। लाइंस जो है आपको तभी दिखेंगी जब आप बॉर्डर लाइंस अप्लाई करेंगे। तो बॉर्डर लाइन कैसे अप्लाई करते हैं, आपको जिस भी सेल पे बॉर्डर लाइन चाहिए उस सेल को आप क्लिक करेंगे
और उसके बाद अंडरलाइन के बगल में आप देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉर्डर लाइन जो है अप्लाई हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप चारों साइड जो है बॉर्डर लाइंस नहीं चाहते, आपको सिर्फ कुछ ही जगह चाहिए या टॉप में चाहिए और बॉटम में चाहिए, आप लेफ्ट और राइट साइड में नहीं चाहते, तो आप वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सेल को क्लिक करना है और उसके बाद इस एरो पे आना है और मोर बॉर्डर्स में आप आ जाइए। मोर बॉर्डर्स में आप आएंगे तो यहाँ से आप प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं हर बॉर्डर लाइन का सेटिंग। यहाँ से जो है आप प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, ये लेफ्ट का ऑप्शन दिया है, ये राइट का ऑप्शन दिया है, ये टॉप का ऑप्शन है, ये बॉटम का ऑप्शन है। तो हमें चाहिए कि हम लेफ्ट और राइट साइड में बॉर्डर नहीं चाहते, हमें सिर्फ टॉप पे चाहिए और बॉटम पे चाहिए। हमें सिर्फ टॉप और बॉटम पे चाहिए, तो हम इस टॉप वाले को क्लिक करेंगे, इस तरह से ये लाइन दिखेगी। बॉटम वाले को क्लिक करेंगे, इस तरह से ये लाइन दिखेगी। तो जैसा भी यहाँ पे आपको दिखेगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ सेल में जो है आपको दिखेगा। इसको ओके करते हैं, आप देखिए यहाँ सेल पे भी वैसे ही बॉर्डर लाइन अप्लाई हो गया है। अगर आप कलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कलर्स का भी ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे लेट्स से ये ग्रीन कलर यूज़ करना चाहते हैं, बॉर्डर का हम लाइन भी चेंज कर लेते हैं, बॉर्डर लाइन हम इस तरह का यूज़ करना चाहते हैं। तो अभी देखिए हमने सिर्फ कलर सेलेक्ट किया है और यहाँ से बॉर्डर का जो लाइन स्टाइल है उसको सिलेक्ट किया है। बट यहाँ पे हमें बॉर्डर का जो विंडो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें वो शो नहीं हो रहा, अभी भी हमें ब्लैक शो हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें इसे टॉप और बॉटम पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद हम ओके करेंगे तो यहाँ इस तरह से जो है सेल का बॉर्डर लाइन अप्लाई हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा उसका यूज़ करके हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब वो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं शीट 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पर हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे जो कुछ भी हमने सीखा।